Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. Our today's topic is factories come up. फैक्ट्रियों का ज़ुहूर कैसे हुआ, इसके क्या मुहरकात थे, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फाइन। जो पहली कॉटन मिल जो इंडिया में सेटअप की गई, दैट वाज इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, इन 1854, और इसने तकरीबन प्रोडक्शन स्टार्ट की 2 साल बाद। फाइन। और इस तरह से 1862 में हम देखते हैं कि तकरीबन हमारे पास देयर वर अबाउट 4 मिल्स विच वर एट वर्क। इनमें तकरीबन जो स्पिंडल्स होते हैं, स्पिंडल जिन्हें हम जो काटने जो जो हाथ से काटने की जो तकली होती है उसको हम स्पिंडल कहते हैं। एक थिन रॉड होती है जिसे हम ट्विस्टिंग एंड वाइंडिंग करते हैं थ्रेड की, इसको स्पिंडल कहते हैं। देयर वर अबाउट 94,000 स्पिंडल्स। और जो लूमस थे, लूमस होते हैं जो कपड़े बुनने की जो मशीन होती है, उनको लूमस कहते हैं। देयर वर अबाउट 2150। फाइन। बाई 1862। इसी वक्त क्या हुआ, जूट मिल्स भी बनाए गए बंगाल में। और हम देखते हैं कि 1855 में पहली जूट मिल सेटअप की गई वहाँ पे। और दूसरी जो सेटअप की गई, दैट वाज आफ्टर 7 years ऑफ गैप इन 1862। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि एल्गिन मिल वाज स्टार्ट इन कानपुर इन 1860s। और इसके 1 साल बाद फिर वहाँ पर कॉटन मिल भी स्टार्ट की गई अहमदाबाद में इन नॉर्थ इंडिया। फाइन। और 1874 में क्या हुआ, एक फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल बनाई गई मद्रास में। इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस विद इन इंडिया, हम देखते हैं कि डिफरेंट मिल्स वायर सेटअप। अब हमें देखना है कि हु सेटअप दोज इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज अब सेटअप की गई, जो मिल्स बनाई गई, इनको किसने स्टार्ट किया, इसकी सरमायादारी किसने की, सरमाया कहाँ से आया, और इनमें काम करने वाले कौन अफराद थे, इनका हम आज जिक्र करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कोई बिजनेस वेंचर सेटअप करता है, जो रिस्क उठाता है और फिर वो ऑर्गेनाइज करता है या ऑपरेट करता है बिजनेस को। हमें देखना है कि वो कौन से अफराद थे, वो कौन से लोग थे। ठीक है। तो हिस्ट्री अगर हम में जाएंगे जो बिजनेस ग्रुप्स की, वी हैव टू ट्रेस बैक इट टू द चाइना। जो चाइना के साथ जो तजारत होती थी ब्रिटेन की, देयर वाज व्हाट वी कॉल एज ओपियम ट्रेड। इंडिया के ज़रिए से जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर एक्सपोर्टिंग ओपियम, जो अफ्यून होता है उसको एक्सपोर्ट करते थे चाइना। और चाइना से वो लाते थे टी, जो फिर इंग्लैंड ले जाते थे। फाइन। इस बिज़नेस में जो चाइना और ब्रिटिशर्स की जो बिज़नेस थी, इसमें जूनियर प्लेयर्स थे, छोटे छोटे खिलाड़ी थे इंडियंस, जो फाइनेंस करते थे इस तजारत को, वो हासिल करते थे सप्लाईज को। और शिपिंग वगैरह में भी जो शिपिंग कंसाइनमेंट्स को मिलते थे, उसमें भी उनका एक रोल रहता था। बट दे वर जूनियर प्लेयर्स। फाइन। तो जो ये जो जूनियर प्लेयर्स थे, उन्हें काफ़ी पैसे कमाए। और फिर जिनके पास कोई विजन था कि हमें कुछ बड़ा करना है, उनने फिर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज सेटअप किए इंडिया में। इनमें जो पहला नाम जो आएगा, दिवाकर नाथ टैगोर, जो बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए इस चाइना ट्रेड से। फिर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की, उसने कुछ तकरीबन 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज सेटअप की 1830s और 1840s में। इट वाज द पर्सन वाज दिवाकर नाथ टैगोर। जो इसकी इंटरप्राइज थी, ये लेकिन ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, इट सैंक। फाइन। जो कि क्राइसिस हो गई थी बिजनेस में इन 1840s। लेकिन हम देखते हैं कि लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में जो चाइना ट्रेडर्स थे, ये काफ़ी कामयाब हो गई एज इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो पैसे कमा रहे थे चाइना ट्रेड से, दे बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। इनमें जो पहले नाम आते हैं, जो बम्बई के रहने वाले थे, कुछ पारसीज, पारसीज वो होते हैं जो जोरेस्ट्रियनिज्म को के फॉलोवर होते हैं। इनमें जो बड़ा नाम है, दैट इज़ दिनशा पेटिट और जमशेदजी टाटा, जो बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़ा करने में कामयाब हो गए।
उन्होंने भी जो वेल्थ एक्यूमुलेट की फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना। और ये इसके साथ साथ ये शिपमेंट्स बेचते थे, जो रॉ कॉटन की जो शिपमेंट्स वो बेचते थे इंग्लैंड, उससे उन्होंने पैसे कमाए। इसके साथ एक मरवारी बिजनेसमैन था जिसका नाम था सेठ हुकुम चंद। इसने भी ही स्टार्टेड द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता। इसने पहली इंडियन जूट मिल सेटअप की कलकत्ता में इन 1917। ये भी तजारत करता था किनके साथ, चाइना के साथ। इसी तरह से जो फादर्स थे या ग्रैंड फादर थे इनके, जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट था G.D. बिरला, राइट, उनके जो फादर एंड ग्रैंड फादर थे वो भी इसी तरह से उभर कर आए। इस तरह से जो ये हुआ एक जो चाइना का ट्रेड था वहाँ से जो निकल कर आए। दूसरी साइड से बाकी नेटवर्क से भी कुछ कैपिटल एक्यूमुलेट हुआ। जैसे हम जो मद्रास के जो मर्चेंट्स थे वो बर्मा या और मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका से उनके साथ तजारत करते थे, तो वहाँ से भी उनने पैसे कमाए। फाइन। इस तरह से बहुत सारे कमर्शियल ग्रुप्स खड़े हो गए जो एक्सटर्नल ट्रेड में उन्होंने पैसे कमाए थे, और वो भी ऑपरेट करने लगे इंडिया में। फिर गुड्स लेने लगे डिफरेंट जगहों पर। इन बैंकिंग सेक्टर में उनने फिर मूव किया अपने पैसों को, और फिर ट्रांसफ़र करे थे वो फंड्स बिटवीन सिटीज़ एट्सेट्रा। इस तरह से वो इनने अपना नाम कमाया, दीवार फाइनेंसिंग ट्रेड एज वेल, तो इसमें कामयाब हो गए। और जब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो गई, उनने फिर वो पैसे फिर ट्रांसफ़र किए टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेटअप। जो पैसे कमाते बाय बैंकिंग मनी ट्रांसफरिंग फंड्स, और जो फाइनेंस करते थे ट्रेड को, तो उन पैसों को वो फिर उनने इंडस्ट्रियल सेटअप क्रिएट करने में लगाए। इस तरह से लेकिन जो कॉलोनियल कंट्रोल था इंडिया में ये टाइटन हुआ, ये स्ट्रेंथन हुआ, और जो स्पेस थी इंडियन मर्चेंट्स की वो थोड़ी श्रिंक हो गई, वो लिमिटेड हो गई, और उनको तजारत करने नहीं दिया जाता था जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे। और इनके फिर महदूद रह गया जो रॉ मटेरियल था या फूड ग्रेन्स का, उसमें महदूद रहा। जो रॉ कॉटन ओपियम वगैरह देखो, जो ये चीज़ें दे वर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जैसे हम बात करेंगे कॉटन की, ओपियम की, वीट की, इंडिगो की, ये इनकी तजारत फिर सिकुड़ कर रह गई इन चीज़ों तक महदूद। फाइन। और ये ग्रेजुअली जो शिपिंग बिजनेस में जो इंडियंस उसमें भी अपना हाथ आजमाते थे, उसमें भी उनको अब मौका नहीं दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, इनमें जो तीन बड़े बड़े नाम हैं, जैसे बर्ड, हिगलर्स एंड को, एंड्रयू यूल, इसी तरह से जॉर्डा एंड स्किनर एंड को, ये जो कंपनी एजेंसीज थी ये मोबिलाइज करते थे कैपिटल को, दौलत को, सरमाए को, और इनने जॉइंट स्टॉक कंपनीज इस्टेब्लिश की और फिर उनको मैनेज करते थे। लेकिन हम यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम देखते हैं कि जो फाइनेंसर्स थे इन चीज़ों के, इन वेंचर्स के, इन मैनेजिंग एजेंसीज के, वो फाइनेंस इंडियंस होते थे। फाइन, क्योंकि उनको वो मौका नहीं देते थे। और जो इन्वेस्टमेंट कौन करते थे, एजेंसीज करते थे। और जो बिजनेस के डिसीजंस थे वो भी कौन लेते थे, ये एजेंसीज। जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो इंडियन फाइनेंसर्स थे, उनको ये मौका नहीं दिया जाता था। इस तरह से जो यूरोपियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे इस्टेब्लिश्ड जिन्हें हम कहते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। जो इक़्तिसादी उमूर का शोबा होता है किसी भी बिजनेस वेंचर का, तो उसमें वो इंडियंस को मौका नहीं दिया, जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो उनको ज्वाइन कर पाए। फाइन, दैट्स द स्टोरी अबाउट दिस एंटरप्रेन्योर्स, जो अर्ली एंटरप्रेन्योर थे उनके बारे में। यहाँ पर आप फिगर्स में देख सकते हैं, दिवाकर टैगोर, दीक्षा पेटेट, जमशेदजी टाटा, सेठ हुकुमचंद, दीज वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। फिर हम देखते हैं कि जब उनने पैसे कमाए, जैसे मैंने मेंशन किया कि एक तो चाइना ट्रेड से, दूसरे बर्मा वगैरह मिडल ईस्ट अफ्रीका से, तो फिर इसमें हर्डल्स आए। जैसे मैंने कहा कि जो उनको उनको मौका नहीं दिया जाता था, जो यूरोपियन मैनेज एजेंसीज थी उनको, दे डिड नॉट अलाउ इंडियन बिजनेसमैन टू ज्वाइन दोज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। उनका उसमें ज़्यादा राइट नहीं रहता था, उनको उनमें ज्वाइन करने की इजाज़त भी नहीं थी। अब हमें देखना है कि वर्कर्स के बारे में, जो वर्कर्स जो मिल्स या फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे वो कौन थे, वो कहाँ से आते थे। ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ में वहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत होती है। जब ये फैक्ट्रीज एक्सपेंड हो गई, वहाँ पर वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई। अगर हम बात करेंगे इन 1901
देयर वर 584,000 वर्कर्स इंडियन फैक्ट्रीज। इस तरह से ये बढ़कर 1946 में देयर वर 2,436,000 इंडियन वर्कर्स वर्किंग इन दीज इंडियन फैक्ट्रीज। अब हमें देखना है कि ये फैक्ट्रीज कहाँ से आते थे। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स में ये जो काम करने वाले होते थे, वर्कर होते थे, ये जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स होते वहाँ से आते थे। इनमें पीजेंट्स होते थे, आर्टिजन्स होते हैं, जो फिर गाँव से आते थे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में काम करने के लिए। और जो 50% ऑफ द वर्कर्स होते थे, जैसे अगर हम बात करेंगे जो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में 1911 की, वो जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी का, वहाँ से आते थे। इसी तरह से अगर हम जो कानपुर में मिल्स थी, वहाँ भी जो काम करने वाले थे वो गाँव से आते थे। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर है, वो जो वहाँ के विलेज से, तो वहाँ से आते थे। ज़्यादातर जो मिल वर्कर्स हुआ करते थे, ये गाँव से शिफ्ट करते थे टुवर्ड्स सिटीज़। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था या कोई फेस्टिवल होता था, फिर ये गाँव जाते थे वापस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ थी कि यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं शहरों में, इन फैक्ट्रीज़ में, तो फिर एक नया होप खड़ा हुआ जो वहाँ पर काम करने वालों के लिए। हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड प्रोविंस था, फाइन, तो वहाँ पर आप देखोगे वो काम करने चलते थे टेक्सटाइल मिल्स में, जो बॉम्बे, जो जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से ऑल द वे जाते थे वो बॉम्बे काम करने के लिए। और जो जूट मिल्स थी कलकत्ता की, तो वहाँ पर वो काम करने के लिए जाते थे। इसी तरह से, लेकिन ये जॉब वहाँ पर अवेल करना इट वाज डिफ़िकल्ट। और जो मिल्स मल्टीपल होने के साथ साथ जो डिमांड जो वर्कर्स थी वो बढ़ती थी, लेकिन वहाँ पर जॉब लेना काफ़ी मुश्किल था। जो क्योंकि नंबर जो है जॉब सीकर्स का वो बढ़ गया था, फाइन। और इनमें एंट्री लेना काफ़ी रेस्ट्रिक्ट था, काफ़ी इसमें रोक थी। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, दे यूज टू एम्प्लॉय अ पर्सन, उसे हम जॉबर कह सकते हैं, जो नए रिक्रूट्स करता था, किसके लिए, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए। और ये जो जॉबर होता था, ये इट वाज जस्ट इन ओल्ड, ये पुराना या ओल्ड, जिस पर जो भरोसेदार कोई काम करने वाला होता, उसी को हम जॉबर बनाते थे, जो फिर नए रिक्रूट्स करता था कंपनी के लिए। ये क्या करता था, ये लोगों को लाता था गाँव से, इनको जॉब्स लेता था, फिर उनको सेटल करता था सिटी में, और इनको जो इनकी क्राइसिस होती थी उस वक्त इनकी मदद करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, दे बिकेम पर्सन ऑफ सम अथॉरिटी और पावर, इनके पास पावर रहता था। और फिर डिमांड करते थे, ये जो जिन को ये रिक्रूट करते, उनसे पैसे वसूल करते थे, इनसे गिफ्ट्स के तवक्कात, फेवर्स, ये गिफ्ट्स उनसे मांगते थे, पैसे मांगते थे। और ये कंट्रोल करते थे उनकी ज़िंदगियाँ, जो वर्कर्स की लाइफ है उनको ये कंट्रोल करते थे, इज जॉबर्स। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ फैक्ट्री वर्कर्स है वो इंक्रीज़ हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए, जो प्रपोर्शन है, जो हिस्सा है टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का, ये इससे इसका छोटा हिस्सा है, द स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, जो ये वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टुडे वी लर्न अबाउट द हाउ फैक्ट्रीज कैम अप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। और फिर अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, ये कहाँ से आए, इनका सरमाया कहाँ से आया, फिर इनमें काम करने वाले कौन थे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।